राव खालिद साहब, एक तो ये टाइमिंग का जो सवाल उठाया गया है नजम साकिब साहब की जानिब से कि कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25 अक्टूबर जो है ना हर गुजरते दिन के साथ करीब आती जा रही है और जो खबरें और जो मुमकिना ड्राफ्ट हमारे सामने आया ऐसा ही लग रहा था कि वो 25 अक्टूबर से बहुत रिलेट कर रहा है। तो एक तो ये टाइमिंग और दूसरा 3 किस्म के ड्राफ्ट अब सामने आ रहे हैं। तो एक ड्राफ्ट मौलाना साहब का है, एक पीपल्स पार्टी का, एक हुकूमत का है। तो कौन सा ड्राफ्ट आपको जीतता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मुझे तो अभी तक जो सारी सेंस आई है इस पूरे मसले की, ये एक स्टॉर्म इन अ टी कप जो है, नजम साकिब ने बड़ी अच्छी बात की। ये मुस्लिम लीग नून के कंबल का रौला है कि उसका जो है ना किस तरह उसको फ़ारिग किया जाए, किस तरह उसको नकम्मा और नाअहल साबित किया जाए कि उसके पल्ले कुछ भी नहीं है। जहाँ तक ड्राफ्ट्स की बात है तो उसमें देखिए ओवरऑल इसकी टाइमिंग और बाकी चीज़ों के हवाले से जो मौलाना फजलुर रहमान ने आज भी बात की, पहले भी की थी, वो कहते हैं कि बदनीयती नज़र आती है इसमें। बदनीयती की वजह क्या है? शायद अमेंडमेंट्स बहुत अच्छी हों, बदनीयती की वजह वो टाइमिंग है। और टाइमिंग के ऊपर जिस तरह से ज़ोर लगाया जा रहा है, 25 अक्टूबर की आपने बात की, डेडलाइन जैसे एक मुकर्रर हो गई है कि 25 अक्टूबर तक ये करना है। तो 25 अक्टूबर तक क्यों करना है? तो फिर आपके जहन में नेचुरली आती है, चीफ जस्टिस एक रिटायर हो रहे हैं 25 अक्टूबर को, उससे पहले कोई ऐसी अमेंडमेंट्स करनी क्या ज़रूरी है कि उनकी रिटायरमेंट रुक जाए या कोई ऐसी अदालत बन जाए जहाँ पे वो जाके उनको अकोमोडेट किया जा सके? इस किस्म की बातें सुनने में बुनियादी तौर पे आ रही हैं। लेकिन जो असल जो बुनियादी मसला है इसमें, वो ये समझने का है कि सारी सियासी जमातों को, सियासी लीडरों को, सबको पता है कि मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। सबको पता है मिसाल के तौर पे कि ये दिल का दर्द है, दिल की तकलीफ़ है, आर्टरीज ब्लॉक हुई हुई हैं, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, घुटने का इलाज करना है हमने। ठीक है, अगर घुटना ठीक हो भी जाए तो क्या दिल प्रॉपर काम करना शुरू कर नहीं? देगा? वो डॉक्टर का इंतखाब नहीं किया जा रहा है, ये अमेंडमेंट्स आ जाती है। राव खालिद साहब, डॉक्टर का इंतखाब ही तो किया जा रहा है जी। वो यही मैं कह रहा हूँ, अगर आप डॉक्टर का इंतखाब ऐसे का करेंगे जिसको पता है कि दर्द दिल का है, लेकिन वो आपको घुटने के एक्सरे करवा के और घुटने का इलाज शुरू कर देता है, तो घुटना पता नहीं ख़राब है या नहीं है, मज़ीद ख़राब हो सकता है, उससे ठीक नहीं होगा, लेकिन असल मर्ज़ वहीं पे मौजूद रहेगी। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप ये अमेंडमेंट्स कर लेते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लेते हैं, क्या मेमोगेट स्कैंडल सुप्रीम कोर्ट केस को इस किस्म का आइंदा नहीं सुनेगी? क्या पनामा केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएगा? क्या यूसुफ गिलानी जैसा केस नाअहली का नहीं आएगा अदालत में? इस तरह के बेशुमार केस, भुट्टो साहब की फांसी जिस तरह हुई जिस केस में, क्या इस किस्म के केसेस का रास्ता बंद हो जाएगा? मेरा ख्याल है नहीं होगा। जब तक आप असल मर्ज़ की तरफ नहीं जाएंगे, अपने पूरे सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। मैं एक और मिसाल दे देता हूँ बिलावल साहब की याद दहानी के लिए। उनके नाना ने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसके बेसिक सेलिएंट फीचर्स, 3 बुनियादी चीज़ें थी उसमें। नंबर 1 था कि असल हाकमियत खुदा ताला की होगी, जो आवाम के ज़रिए चोज़न रिप्रेजेंटेटिव उसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उनकी नुमाइंदगी करेंगे। नंबर 2 था इस्लामी अहकामात के मुतसादिम कोई आप लॉ या कानून नहीं बना सकते। नंबर 3 था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स के साथ जो लिंक करती है। उनके नाना ने 4 अमेंडमेंट्स की, 3, 4, 5, 6 की। तो पहली 2 भी थी, पहली बांग्लादेश के लिए थी, दूसरी अहमदियों के लिए थी। बाकी 4 अमेंडमेंट्स उन्होंने, आज की अमेंडमेंट्स आप उठा लें और वो उठा लें 3, 4, 5, 6, आपको अगर कोई फ़र्क नज़र आ जाए तो मुझे बताइएगा कि ये फ़र्क था। 3 ये थी कि जो डिटेंशन है अथॉरिटी का, जिसके पास इख्तियार सियासी मुखालफिन को डिटेंशन देने का, उनको पावरफुल कर दिया गया, उनके इख्तियारात बढ़ा दिए गए कि वो जब तक मर्जी डिटेन करें। उसके बाद देखा गया कि हाई कोर्ट से उसको ज़मानत दे देती थी। 4th अमेंडमेंट लाई गई, 199 के उनके इख्तियारात कर्टेल कर दिए गए कि वो ज़मानत नहीं दे सकते उनके लिए। 5th अमेंडमेंट फिर लाई गई जिसमें हफीज़ पीरज़ादा साहब ने ये तकरीर करते हुए कहा, जो आज हम सुन रहे हैं, तकरीर करते हुए कहा कि ये जो जुडिशरी एग्जेक्टिव के मामलात में, मुकन्ना के मामलात में मुदाखलत कर रही है, ये बगावत के ज़िम्मे में आता है, ये हाई ट्रीज़न है और अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उसमें अदलिया की आज़ादी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम दिया गया था कि इतने टाइम में आपने अदलिया की सेपरेशन करनी है और इंडिपेंडेंट करना है, उसको बढ़ा दिया गया, उसका टाइम लिमिट 15 साल कर दी गई। उसके बाद सीजे की टर्म जो है फिक्स कर दी। उसके बाद हाई कोर्ट के जजों के तबादला लाजमी करार दे दिया। तौहीन अदालत का इख्तियार कम कर दिया गया। ये सारी चीज़ें की गई। फिर पता चला कि आपने जो टर्म फिक्स की है चीफ जस्टिस साहब की, आपके जो पसंदीदा चीफ जस्टिस हैं उनकी रिटायरमेंट एज तो आ गई है,
तो फिर एक अमेंडमेंट की गई 6 आखिरी, उसके बाद ये असेंबली डिसॉल्व हो गई थी 1977 वाली, कि चीफ जस्टिस जो है ना भले रिटायरमेंट एज आ जाए, लेकिन अगर उसकी उम्र टर्म 5 साल है तो 5 साल पूरे करेंगे, हाई कोर्ट वाले 4 साल पूरे करेंगे। ये सब कुछ किया, आखिर पे क्या हुआ? इन वेरी अनफॉर्चुनेट भुट्टो साहब फांसी लग गए। सारे अपनी मर्ज़ी के अदालतें, अपनी मर्ज़ी के कानून, अपनी मर्ज़ी के लोग सारे ला के बिठा के, इसके बावजूद वो नहीं बच सके। तो मसला ये है कि असल जो बुनियादी मसला जो दिल की बीमारी है ना, उसका इलाज करे, घुटने का इलाज ना करे। घुटना ठीक भी हो जाए तो दिल जब तक ठीक नहीं होगा, सही नहीं धड़केगा, यानी आप आपका निज़ाम सही। राव खालिद साहब, ये है प्लान बी हुकूमत का, आपको लगता है? और एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है, मैं तीनों से पूछूंगा, मेरी रहनुमाई भी फरमा दीजिएगा कि ज्यादा सुप्रीम कौन है, पार्लियामेंट है या अदलिया है? देखिए, जो 1973 का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस वक़्त भुट्टो साहब ने तकरीर की थी उसके पास होने पे। उन्होंने अपनी तकरीर में ये मेंशन किया था, पर्टिकुलरली जो आपने सवाल पूछा है, उनको भी पता था कि ये सूरत हाल क्या बन रही है और क्या हो सकती है पॉसिबली। उन्होंने कहा था कि दुनिया भर में जहाँ भी पार्लिमानी निज़ाम है वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन हमने आइन को सुप्रीम बनाया है अपने मारूजी हालात की वजह से। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और उसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो उसका बेसिक लिंच पिन है, आप कह लें, जिसमें अदलिया, मुकन्ना और इंतज़ामिया उनके अलग-अलग डोमेन है। और अदलिया की आज़ादी की, जैसे मैंने पहले बात की, अदलिया के इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पे काम करेगी, उसमें इंटरफेरेंस नहीं की जा सकती। इवन उसके अपॉइंटमेंट्स का मसला हो, उसके जो डिलीवरी सिस्टम है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसका, वो हो, इवन लोअर कोर्ट्स में आप नहीं उस तरह से इंटरफेयर कर सकते, उनको इस तरह से प्रोटेक्शन और इंडिपेंडेंस दी गई है। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ हर लेवल पे कहीं ना कहीं कोई घुस जाते हैं, कोई प्रेशर या वट एवर, या जिस तरह भी ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की आपने बात की। तो बुनियादी तौर पे आप पाकिस्तान में आइन सुप्रीम है, उसके तहत सारी बॉडीज़, और पार्लियामेंट का जो इख्तियार है वो एक हद तक है। वो सर्टन लॉज जो है, जैसे मैंने पहले कहा, इस्लामी कवानीन से मुतसादिम कोई कानून वो नहीं बना सकते, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को ख़त्म करने का कोई कानून नहीं बना सकते, इंसानी आज़ादियों के ख़िलाफ़ कोई कानून साजी नहीं कर सकते, ये फेडरल सिस्टम जो है हमारा उसके ख़िलाफ़ कोई नहीं कर सकते, क्योंकि ये फेडरेशन है, उसका फेडरल सिस्टम एक है जिसमें 4 सूबे और एक मरकज़ है, तो उसके ख़िलाफ़ वो नहीं कर सकते, वो उनके इख्तियारात महदूद है बहुत ज़्यादा। जहाँ तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की बात है, उसमें मैंने देखा जब आज, और उसमें फुर्तियाँ जो देखी हैं मैंने, आर्डिनेंस पास हुआ है, मेरा ख्याल अभी जरदारी साहब ने साइन भी नहीं किए होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट से हमें इतला आ गई कि वो नया सुबह काबीना में पेश हुआ और सदर साहब ने फौरन मंजूर कर लिया। जी जी, फ़ौरन मंजूर कर लिया, और उनका मंजूर करने का गजट नोटिफिकेशन होता है, पता नहीं वो हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अमल शुरू कर दिया है उस के हवाले से, और वहाँ से हमें उनके ऑफिस से अनाउंसमेंट आ गया कि ये कमेटी ये वाली होगी। अब इस तरह से ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जब आया था और इसको रोका गया था उस वक्त चीफ जस्टिस सैयद बंदयाल साहब थे, उनके खिलाफ वो अर्जा सराई की गई और वो कुछ कहा गया और सारा कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर नहीं होता और इस तरह। और उसके बाद फुल कोर्ट ने जब ये इसको अप्रूव किया, फुल कोर्ट ने कहा कि जी ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है ये इम्प्लीमेंट होगा ऐसा जिस तरह ये बना है। तो क्या अभी जब इसके में तब्दीली की गई है, चीफ जस्टिस साहब से पूछा गया है, कोर्ट से पूछा गया है, बार एसोसिएशन से पूछा गया है, क्योंकि वो स्टेक होल्डर्स हैं ना सारी चीज़ों में, उनसे क्या पूछा गया है? मुझे तो ये लगता है, मुझे एक शख्स याद आ रहा है अपने गाँव का, अल्लाह वसाया उसका नाम था, और वो पंक्चर लगाने का काम करता था। उसने अपने साइकिल के पीछे बड़ा सा बॉक्स रखा होता था जिसमें पंचर लगाने का सामान होता था, तो वो अगर कहीं पंचर लगाता था उसको पता चलता था ना फ़लाँ जगह पे भी कोई साइकिल पंचर हो गई है, तो वो साइकिल पे अपना बॉक्स रखता था और वहाँ पहुँच जाता था। तो उसके बाद उसकी दुकान को हम कहते थे जहाँ पंक्चर वहाँ दुकान। तो ये इस किस्म की चीज़ें लग रही है, जैसे ही कहीं पे कोई मसला होता है इधर आर्डिनेंस जारी कर दो, इधर कानून बना दो, तो ये मामलात इस तरह से नहीं चलते। अगर आपने इस लेजिस्लेशन प्रॉपर करनी भी है या चलाना है, अपने प्लान बी को इम्प्लीमेंट करना है, आप कर ले भले। सेनेट में क्या करेंगे? सेनेट में तो आपके पास कुछ नहीं है, फिर आप वेट करेंगे 63A का, जैसे साकिब ने बात की पहले इससे में कि 63A का उसकी अपील पेंडिंग पड़ी है, वो आप कर लेंगे 63A को ख़त्म, उसका जो भी है कि जी वोट काउंट होगा, आप यही करना चाहते हैं जी, आप वोट काउंट कर लेंगे, सेनेट से बंदे तोड़ेंगे, तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब ठीक कह रहे हैं, तो फिर तो सौदाबाजी होगी, फिर आप सुदागरी करेंगे, और जो पहले हॉर्स ट्रेडिंग होती रही, तो फिर 63A मियाँ साहब से भी पूछने की बात है और पीपल्स पार्टी से पूछने की बात है कि रातों रात जो आपने अमेंडमेंट की थी लोटा करेंसी रोकने के लिए और हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए,
फिर वो क्यों की गई, इसको ख़त्म ही कर दें, वापस ले लें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्लान बी तो है। मुझे पहले हिस्से में मैं जब सुन रहा था, मुझे एक बड़ी यानी एक इंट्रीगिंग सी बात मेरे जहन में आई कि ये गवर्नमेंट इतना बड़ा काम कर रही है, इतना अहम काम कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला रही है, कायद मुस्लिम लीग नून उनकी तरफ से हमें कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, मामूली सी भी, कोई सांस की ऊंची आवाज़ भी नहीं आ रही कि उसमें कुछ, हाँ उसके सपोर्ट में या उसके कुछ तो बात करे। वज़ीर आज़म को लीड करना चाहिए इसको, वो कहाँ पे है, उनका कोई बयान आपने सुना हो, उनकी कोई बात आपने सुनी हो, उनके कोई एक्शन आपने देखा